नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि प्रदेश में सोमवार से 4 स्टेज में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक शुरू होने जा रहा है। कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए बाकी अन्य जगहों पर अधिकतम कार्य शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल रेवेन्यू बेहतर हुआ, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और जनता को अधिक से अधिक रियायत देने पर ध्यान केंद्रित होगा। समय आप देख रहे होंगे कि 4 स्टेजेस में लॉकडाउन की कार्रवाई के बाद कल से जो कार्रवाई होगी वह अनलॉक की प्रारंभ होने जा रही है। कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए वहाँ के जो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी है, मेडिकल स्क्रीनिंग की है, वहाँ पर जो भी आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए, उन सेवाओं को के अलावा बाकी अन्य चीज़ें वहीं पे प्रतिबंधित रहेंगी। शेष अन्य चीज़ों को, अधिकतम कार्यों को फ्रीडम देने की कार्रवाई होनी जा रही है। कल जो एडवाइजरी भारत सरकार से जारी हुई उसके माध्यम से ये है। हम लोगों की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं, तेजी के साथ वो आगे बढ़ रही हैं और विगत माह की तुलना में इस माह हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा सामने आ रहा है। कोई भी अलग से टैक्स लगाने का हमारा प्रावधान नहीं। जनता को अधिक से अधिक रियायत कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने फोकस किया है। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं। और इसी के लिए आज 2 बजे के बाद हमारी प्रदेश की गाइडलाइन प्रदेश के अंदर, अगर हम पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखें तो अगर गरीबों से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो आजादी के बाद से केवल नारों तक सीमित थे, तो सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस संबंध में हुई है। और इसमें खासतौर पर अगर आप शुरुआत करेंगे कि आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, उन स्थितियों में हम स्वयं समझ सकते हैं कि आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हो, इस कार्य की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री जी ने की, आज उसका परिणाम 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ मिल रहा है। और ये शुरुआत जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले। लेकिन अभी कुछ समय के लिए हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा कि मास गैदरिंग को हर हाल में रोकना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थलों पर, धर्म स्थलों पर, किसी भी सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रमों में या किसी भी प्रकार के उन कार्यक्रमों में अगर ये चीज़ें हम लोग नियंत्रित करके चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि कोरोना निश्चित ही यहाँ पर हम लोग कोरोना को परास्त करेंगे। उत्तर प्रदेश अब तक बहुत अच्छी स्थिति में है और मेरा ये मानना है कि जो ट्रेंड अभी तक है, अगर एक बार सभी लोग इसके साथ जुड़ करके जिस रूप में टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग इसको नियंत्रित करने में हमें। कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को लेकर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जांच की संख्या बढ़ाई गई है और बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण से भारत के लोगों ने जिस ढंग से लड़ा है, दुनिया में हर प्लेटफार्म पर उसकी तारीफ हो रही है। और भारत में लोगों में जो इम्यूनिटी है वो कोरोना वायरस की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक है और इसमें ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि लगभग सभी लोग ठीक हो रहे हैं। वही लोगों को नुकसान पहुँच रहा है या जो कैजुअलिटी हो रही है, जो लोग पहले से बीमार हैं या बहुत ही। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस प्रकार है,
विगत 24 घंटों में प्रदेश में कुल 262 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं, 262 न्यू केसेस। अब तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल प्रकरण 2901 हैं, 2901। अब तक प्रदेश में जो लोग संक्रमित हुए थे उनमें से 4709 4709 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 213 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2938 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। ये जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उसमें उसके अंतर्गत ये 2938 लोग विभिन्न चिकित्सालयों या चिकित्सा महाविद्यालयों में इस समय भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 9000 लोगों को रखा गया है। कल प्रदेश में 9976 सैंपल्स की जांच की गई। अब हम बिल्कुल 10,000 के करीब पहुंच चुके हैं और जो हमारी सैंपलिंग है, हमारा अब लक्ष्य ये है कि 15 जून तक हम इसे बढ़ाकर 15,000 तक ले जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखा जा रहा है। बस्ती जिले में कांग्रेस यूथ के जिला महासचिव पंकज द्विवेदी पिछले 2 दिनों से कुआनो नदी में जल सत्याग्रह कर रहे हैं। पंकज द्विवेदी का कहना है कि प्रदेश सरकार की पुलिस ने सीएम योगी के इशारे पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को फर्जी मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार किया है। जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती, हम ऐसे ही जल सत्याग्रह आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को रिहा नहीं करती तो सभी जेल भरो आंदोलन करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके राय ने शनिवार को सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी को 1 जून तक के लिए टाल दिया, जिसे लेकर प्रदेश के कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, जिस तरह से सरकार एक पूरे मामले को राजनीतिक बनाने का प्रयास कर रही है और जिस तरह से हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की केस में केस डायरी नहीं प्रस्तुत कर रही है, कमेंट्स में देरी कर रही है और कोई ना कोई बहाना, एक नहीं, आज ये तीसरी बार समय सरकार के वकील ने लिया है, सरकारी वकील ने, और सोमवार की तारीख निर्धारित की, जबकि पिछली तारीख को कोर्ट ने बड़े सख्त निर्देश दिए थे कि सारे कागज़ प्रस्तुत हो ताकि इस पर सुनवाई हो सके। तो ये इसको एक प्रेशर टैक्टिक है, ये सरकार बनाना चाह रही है, पर हमें अपनी न्यायपालिका पर विश्वास है, मुझे भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा न्यायपालिका से। पर मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ, स्पष्ट कर देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये किसी भी दबाव में आकर के घुटने टेकने वालों में से नहीं है। हम संघर्ष करेंगे। लल्लू जी जिस वजह से आज जेल में है, उन्होंने मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ को उठाया है, इस वजह से आज सरकार ये दबाव डाल करके उन्होंने अरेस्ट करके जेल में डाला है। पर इस संघर्ष को कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रियंका जी के निर्देश पर मजदूरों के लिए काम करता रहेगा। हम संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। उधर बरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी से विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा ने अजितेश नाम के युवक के साथ भागकर शादी कर ली थी और इस घटना के बाद अजितेश का एक वीडियो सामने आया। इसमें अजितेश एक युवक की पिटाई और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहा है और इस दौरान अजितेश के साथ एक युवक और भी मौजूद है। आपको बता दें, पीड़ित युवक इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करते हुए कहता है, भाई मार लिया ना जी भर के, अभी भी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। तो वहीं सलाखों के पीछे आने के बाद अजितेश अपने आप को बेकसूर बता रहा है, जबकि उसकी गुंडई की कहानी ये वीडियो साफ तौर पर बयां कर रहा है।
गौरतलब है कि अजितेश की गुंडई का ये कोई पहला मामला नहीं। विधायक की बेटी से प्रेम विवाह करने के बाद कोर्ट से उसको प्रोटेक्शन भी मिली। इस पूरी घटना के पीछे वो विधायक का हाथ होना बता रहा है। जो है लोग इन लोग के साथ में भी थे, पता नहीं कौन कौन था। एक खंबा लगा हुआ था, वो सर पकड़ के 2 लोगों ने खंबे में भी जो है लगाया। बाकी लातें घूंसे सभी चीज़ों से जो भी इनके हत्थे चढ़ी। मैं समझ ही नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा कि इन लोगों ने झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिए कि गाली दी है। अब आप ये बताओ, अगर मैंने गाली दी भी होती तो फिर एक गाली गलौज देने से कोई इतना ओवर ना जो पुलिस जाने, विभाग जाने, सरकार जाने, कौन है इसके पीछे? कौन, ये तो आप जाने, मीडिया जानती, सब जानते हैं इसके पीछे कौन है। इन सब के पीछे, इन सलाखों के पीछे मैं क्यों हूँ, इसके पीछे सब लोग जानते हैं। इन लोगों को मौका चाहिए था कि किसी आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ क्या है। आप नहीं जानते हैं क्या? आप नहीं जानते हैं या कि और मीडिया नहीं जानती है? ये तो सिर्फ एक किसकी साजिश है? क्यों आप नहीं जानते किसकी साजिश? आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। क्यों सुनना चाहते हैं? मैं नहीं बोलना चाहता। मेरे को पीछे पहुंचाना था, मेरे ऊपर इतनी सब पूरी मीडिया लगी रही, पूरा पुलिस विभाग लगा रहा, मुझ पे कोई मुकदमा हो। जब मुझ पे उस टाइम भी कोई मुकदमा नहीं था, तो मुझ पे मुकदमा लिखवाना था, वो लिखवा दिया अननेसेसरी। अगर मैंने कोई गलती करी है, उस लड़के को बुलवाइए। वो यहाँ ऐसे नवाबों की तरह बैठा है जैसे वो इन सब का दामाद हो। वो यहाँ आराम से बैठा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। उसको चोट लगी, ठीक है, पिटा है, लेकिन वो अपनी तो बात बताए। किसने मारा उसे? तो वो जाने, वो मैं वही तो बता रहा हूँ। सीसीटीवी हैं दीपांशु महेश्वर, उनका कहना है कि वो सिलेक्शन पॉइंट से दवा लेकर अपने घर जा रहे थे बाइक से, और एक आदमी, एक कार थी जिसमें 2 लोग सवार थे, वो जा रहे थे। इन्होंने बाइक से आगे चले गए। ये दोनों कार वाले जो हैं उनको रोका और गाड़ी से उतरकर इनके साथ बिना कुछ पूछे गाली गलौज मारपीट करने लगे। इनका सर पकड़कर दीवार से टकराया, जिसके कारण इनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं। बांह में, केहनी में, बहुत जगह पे इनकी काफ़ी चोटें आई हैं। इन्होंने थाना प्रेमनगर पे, क्योंकि मामला थाना प्रेमनगर का आता है, उन्होंने तहरीर दी है, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कही है। कौन लोग हैं सर किनके खिलाफ? इसमें 2 लोग नामजद कराए गए हैं, जो 2 लोग उस कार में सवार थे। उसमें एक का नाम अजितेश है और दूसरे का नाम वैभव गंगवार है। दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। रामनगरी अयोध्या के संतों ने रामलला के मंदिर को भव्य और विशाल बनाने की मांग की है। उन्होंने प्रस्तावित मॉडल के आधार पर बनने वाले राम मंदिर के आकार को बढ़ाने की मांग की। मंदिर निर्माण को लेकर राय न लिए जाने पर नाराज संतों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अयोध्या के संतों ने एक अहम बैठक की। यह बैठक दिगंबर अखाड़ा में की गई। बैठक में शामिल संतों ने कहा कि ट्रस्ट की बैठकों में महज औपचारिकता निभाई जा रही है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों से भी मंदिर निर्माण को लेकर राय नहीं ली जा रही। बैठक में निर्णय तो सब महात्मा लोग किए और सब जो भी निर्णय किए वो स्वीकार है। यह जो चीज के देखिए, कोई भी पंचायती व्यवस्था के एकीकरण नहीं होना चाहिए। यह एकीकरण हमने दिल्ली में 19 मार्च को जो मीटिंग में मैं भी गया, अब वहाँ पर मैं देखा सबको हाल, जिस तरह से बैठक हुआ, जिस तरह से लिखा पढ़ी हुआ। बैठक के पहले ही चंपक राय अपने लिख करके मंत्री बन गए, अध्यक्ष बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। अब कोई वहाँ पर मीटिंग या कुछ भयबे नहीं किए, खाली एक देखावटी काम गया। तो जब एक आदमी ही सारा कार्य करने लगेगा तो वो संस्था में, वो व्यवस्था में विकृति छा जाएगी। इसलिए वो आप देखा, एकीकरण कोई चीज के एक ही आदमी जो पकड़ ले, एक आदमी कहेगा तो। जौनपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे शहर में सैनिटाइज कराया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के जरिए पूरे शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने सड़कों पर उतरकर खुद मोर्चा संभाला और इस दौरान एएनबी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं,
उन्होंने बताया कि पूरे शहर के सभी घरों में सैनिटाइज का कार्य कराया जा रहा है। जहां लॉकडाउन 5 का ऐलान हो चुका है उस समय मौजूद है जौनपुर के सड़कों पर, जहां पूरे तरह से सैनिटाइज का कराया जा रहा है। मैं आइए तस्वीर में दिखाता हूं किस तरह से पूरी तरह से सैनिटाइज शहर को कराया जा रहा है, जहां पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए, जो स्वयं डीएम दिनेश कुमार सिंह सड़कों पर सैनिटाइज करा रहे हैं। इसी में पूरा तरह से जहां कोरोना संक्रमण का माहौल जौनपुर में लगातार बढ़ रहा है, इस ऐसे में आइए सीधा मैं दिनेश कुमार सिंह से बात करते हैं कि किस तरह से क्या है। देखिए, आज इतवार का दिन है, बाजार बंद है। पूरे शहर की सड़कों को, पूरे शहर की जो भी दुकान है, बाजार है, इसको हम लोग पूरी तरह से सैनिटाइज करा रहे हैं। 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इसमें लगी हैं। 40 हमारे सफाई कर्मचारी हाथ वाली मशीन लेकर के चल रहे हैं। जो लोग घर वाले ही अपना सैनिटाइज कराना चाहते हैं तो हाथ की मशीन से मैं घर के अंदर तक भी सैनिटाइज करूँगा। और हर हाल में हमको सुनिश्चित करना है कि कोरोना वायरस का कोई प्रभाव यहाँ ना पड़े। और साथ ही साथ सभी से अपील करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि 2 गज की दूरी बना कर रखें, तो सभी लोग 2 गज की दूरी बना कर रखें। सार्वजनिक स्थान पर मास्क का प्रयोग करें। साथ ही साथ मोटरसाइकिल पर 2 लोग ना चलें, ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में न जाएं, जब तक कोई ज़रूरी ना हो तब तक बाज़ार भी न जाएं, ये सुनिश्चित करना है। और सभी दुकानदार भी सुनिश्चित करें कि उनकी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लोग जो आ रहे हैं कोई प्रभाव अपना छोड़ के न जाने पाए। तो मैं समझता हूँ कि जौनपुर के लोग एकजुट हैं और सब नियमों का पालन करेंगे और कोरोना को यहाँ से हार मिलेगी। जी बिल्कुल, ये तो दिनेश कुमार सिंह पूरे बता रहे हैं कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और नियमों साथ में दूरियां बनाए रहें। जौनपुर से विकास तिवारी, एनबी न्यूज। वहीं अनलॉक 1 शुरू होने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखते 5 वर्ष के एक छोटे से अंतराल में देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य किया। और इस अवधि में 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए बनवाए। इन गरीबों के लिए शौचालय बनाने का कार्य, एक बीमारी से वो बचा, दूसरा इससे नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा होती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर देखूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जनपद इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे, प्रतिवर्ष वहां पे सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी। लेकिन जब से शौचालय हर घर में बने, खुले में शौच से मुक्त किया गया, तब से पूरी तरीके से इंसेफ्लाइटिस पर लगाम लगाने में हमें मदद मिली। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 60% कम हुई है और मौत के आंकड़े 90% कम हुए हैं। कारण स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की कहानी को दुनिया ने अपने यहां अंगीकार किया। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिले। एक समय सीमा के अंदर जो घोषणा भारत सरकार ने की, उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 30 लाख लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध हुआ है। और 30 लाख लोगों को आवास मिलने का परिणाम क्या है? जब हमारे प्रदेश में अचानक प्रवासी कामगार और श्रमिक अलग अलग राज्यों से पलायन किया तो लोगों को यह आशंका थी कि लोग कहां रहेंगे, लेकिन ज्यादातर के पास प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके परिवार के पास घर है। और जिनके पास घर नहीं, अब ये पैकेज जो आया है, इस पैकेज के अंदर उन सबको भी हम उससे कवर करने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्य योजना उनके लिए तैयार की गई और 30 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर 2 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पिछले 5 वर्ष के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भाइयों बहनों, रसोई गैस के कनेक्शन के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, हर व्यक्ति परेशान होता था। ब्लैक में भी कई गुना पैसा देने के बाद कनेक्शन नहीं मिल पाता था। लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए और इस कोरोना संकट में 1 करोड़ 47 लाख लोगों को 3 महीने के लिए निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन वितरण करने की व्यवस्था की गई, जिसमें लोग सफलतापूर्वक रसोई गैस के कनेक्शन, रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध जिन्हें हो रहा है। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। अगर प्रदेश के आगरा की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या निकल कर आ रही थी। लॉकडाउन को लगे करीब 2 महीने से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। तो वहीं ताजनगरी आगरा के लोगों के लिए अब अच्छी खबर यह है कि ताजनगरी आगरा में अब कोरोना के एक्टिव केस 63 रह चुके हैं। तो इसी के चलते आगरा प्रशासन और व्यापारियों के साथ आगरा डीएम प्रभुएंद्र सिंह ने बैठक की। बैठक में रणनीति तैयार की गई कि अब आगरा शहर के बाजारों को खोला जाएगा, लेकिन उसके पहले नियमों का पालन करना होगा। हम लोग आज जो है माननीय जिलाधिकारी जी के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन लेकर आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख जो मांग हैं वो ये है कि हम लोगों की दुकानें लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय से बंद हैं, तो हमारी जो लाइसेंस फीस आबकारी विभाग द्वारा ली गई है उसको लौटाया जाए, या फिर जो 2 महीने से ज़्यादा का समय हमारी दुकानें बंद रही हैं उन दुकानों को उतना टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए। इसके अलावा जो 10 से 5 की जो समय मिलने वाला है दुकानों का वो कम है, क्योंकि जो बिक्री का मूल समय है वो शाम को 7 से 10 बजे तक का रहता है। तो हमारी मांग यह है कि जो समय कम हो रहा है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही जो कुछ देहात क्षेत्र की दुकानें नहीं खुल रही हैं उनको कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी किया गया था। अगर उत्तर प्रदेश के आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी पूरी तरह से लॉकडाउन जारी किया गया था, क्योंकि आगरा में कोरोना जो पॉजिटिव जो मरीज़ थे वो उनकी संख्या ज़्यादा निकल के आ रही थी। तो उसी के चलते आगरा में पूरी तरह से एक लॉकडाउन जारी किया गया था। मगर अब आगरा शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब 3 जून से आगरा शहर के जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे, क्योंकि आगरा में आगरा डीएम और आगरा के जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके बीच एक बैठक हुई थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि आगरा शहर के जो मुख्य बाज़ार हैं वो पूरी तरह से खोले जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो उसका भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। जो लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई की जाएगी। और दुकानदारों की बात की जाए तो जो लोग दुकानदार पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एनबी न्यूज़ आगरा। वहीं किसानों की फसलों पर हमला बोलने आए टिड्डी दल की अब शामत आएगी। दरअसल टिड्डी दल को नेस्तनाबूद करने के लिए एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर ने खास मारक यंत्र बनाया है। रिटायर्ड विंग कमांडर अजय शर्मा ने सिविल लाइंस में इस यंत्र का प्रदर्शन किया। यूपी समेत कई राज्यों में किसानों की फसलों और शहर की हरियाली पर टिड्डी दल ने हमला बोला है और इसे देखते हुए रिटायर्ड विंग कमांडर अजय शर्मा ने एक टिड्डी मारक यंत्र बनाया। उनका दावा है कि यह यंत्र टिड्डी दल को नेस्तनाबूद कर देगा। शनिवार को सिविल लाइंस में उन्होंने यंत्र के साथ मॉक ड्रिल की। सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं और जो संभावित हमला है टिड्डियों का जो पता चला है कि जालौन तक आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये कृषि उपयोगी और वनस्पति और पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो कृषि अधिकारी का एक रिक्वेस्ट आया था कि इस मशीन को आप टिड्डियों के आक्रमण जब होगा तो उसके ऊपर में आप छिड़काव करने के लिए तैयार रखिएगा। तो इसी के मद्देनज़र हम लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे थे कि टिड्डियों के ऊपर में आक्रमण करने के लिए टिड्डी हम पे आक्रमण करे उसके पहले हम उस पर आक्रमण करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की। मुहिम विगत दिनों में आप देख रहे हैं कि जो टिड्डी दल हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश होते उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो आक्रमण किया जा रहा है,
इसलिए पूरे जिला प्रशासन सतर्क है, शासन पूरे प्रदेश भी सरकार भी हमारी है। 11 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसी कर जिलाधिकारियों लोगों को अलर्ट भी किया क्या क्या योजनाएं हैं। इस तरह हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम उन्हें टिड्डी दल को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं। पहले तो प्रचार प्रसार कार्यक्रम किया गया है, विभिन्न समाचार पत्रों से विभिन्न समय में आपका जो है प्रचार प्रसार हो रहा है कि टिड्डी दल को कैसे हम लोग नियंत्रित करें। संभवतः 3 हमारे टिड्डी दल इसमें हम सक्रिय हैं। एक तो हमारे जो दौसा राजस्थान में है वहाँ पे सक्रिय है, दूसरा दल हमारा जो है झांसी के आसपास है और तीसरा जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ऐसा कि प्रशासन से जो पत्र आया था और हमारे जिला कृषि अधिकारी से मेरी वार्ता हुई थी, उसके अनुसार झांसी में टिड्डी दल आ चुका था 3 दिन पूर्व में। फिर हाँ, उनके द्वारा जो बताया गया था कि फायर सर्विस की गाड़ियों से उसका छिड़काव किया जाएगा, मेलाथियान पाउडर मिला करके पानी के टैंक में। उस हिसाब से मैंने जो हमारे यमुना पार क्षेत्र है उसमें 12, मेजा, नैनी और कोरांव फायर स्टेशन 4 के 4 फायर स्टेशन और 5 गाड़ियाँ मैंने वहाँ पर अलर्ट कर दिया है और 4 गाड़ियाँ हमने हंडिया, फूलपुर, सोरांव यहाँ के लिए अलर्ट कर दी हैं और 3 गाड़ियाँ फायर टेंडर हमारे सिविल लाइन फायर स्टेशन पर हैं, जो कानपुर रोड या इधर कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर अलर्ट है। पीछे कुछ दिन पहले बताया गया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ हुआ है और पश्चिम की जो हवा चली है उसकी वजह से ये सब मध्य प्रदेश की ओर चले गए हैं, लेकिन अभी का कुछ इनपुट मिले हैं कि वो पुनः जो है जालौन या कानपुर के आसपास में आ रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग फिर से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जहां भी जैसी आवश्यकता होगी हम अपनी। वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार प्रशासनिक अधिकारियों और जनता से लगातार सफाई की अपील कर रहे हैं, लेकिन एटा के नगर पालिका अध्यक्ष मीरा गांधी और ईओ नगर पालिका शहर की मुख्य सड़क पर ही गंदगी डालकर सफाई अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारियों और अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई। शहर के शिकोहाबाद रोड पर नगर पालिका द्वारा की गई नालियों की सफाई से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की मिष्ठान की दुकानों के सामने रोड पर शिल्ड डालने से दुकानदारों को और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं, गंदगी से तो बीमारियां भी पनपती हैं सर। हमारे जो मोदी जी हैं वो साफ सफाई का अभियान का वो चला रहे हैं, हमारे डीएम साहब भी अपील कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन ये हमारे नगर पालिका परिषद के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने ये सारी गंदगी निकाल के यहाँ डाल दी है। इससे तो बीमारियां ही पनपेंगी, जबकि डीएम साहब का आदेश है कि ये गंदगी निकाल के इसे टैंकर में भर के तुरंत साफ सफाई करवानी चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।